हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आप देख रहे थे कि किस प्रकार से जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं उनमें आप किस प्रकार से बढ़ोतरी करेंगे, किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो कुछ जनरल टॉपिक आपने यहाँ पर डिस्कस किए थे जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ और टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं आपने अभी तक क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस की। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि वो न्यूट्रिएंट, वो पोषक तत्व जो कि पौधे के लिए अनिवार्य होते हैं। और हमने कहा कि कितनी मात्रा में आवश्यक होते हैं। इस बेसिस पे आपके पास दो प्रकार के न्यूट्रिएंट आए थे, जिसमें आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात की थी। मैक्रो न्यूट्रिएंट में वो न्यूट्रिएंट शामिल हैं जो कि जिनकी आवश्यकता पौधे को अधिक मात्रा में होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होंगे जिनकी आवश्यकता पौधे को कम मात्रा में होती है। टोटल कितने 16 यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं, ठीक है, जो कि एसेंशियल होते हैं, अनिवार्य हैं। क्या क्या है आपने कहा? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, सल्फर, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मेलिब्डेनम और जिंक। ये आपके पास क्या आते हैं? कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर कि एयर, वाटर और सॉइल, इन तीनों से ही क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। आपको बताया गया है कि हवा से कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। आपने कहा कार्बन है और ऑक्सीजन है। पानी से क्या क्या मिला? हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला। सॉइल में आपको दोनों प्रकार के न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, मैक्रो भी और माइक्रो भी। तो मैक्रो में आपने क्या बात की? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपने कहा आयरन है, मैग्नीज है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। अब देखिए, आपको जब कहा जाता है कि उपजाऊ मिट्टी, मिट्टी उपजाऊ है, ठीक है, या सॉइल क्या है? प्रोडक्टिव है, या फिर जो सॉइल है उसकी उपजाऊ क्षमता अधिक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो सॉइल है उसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल हैं, जिसमें कि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो यही सारी चीजें देखी जाती है कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है उनकी स्थिति किस प्रकार की है, जल धारण क्षमता किस प्रकार की है, यही सारी चीजें देखी जाती हैं और इससे पता किया जाता है कि जो मिट्टी है वो कितनी उपजाऊ यहाँ पर होती है। अगला हमने यहाँ पर बात किया था, हमने बात की थी मैन्योर की, यानी कि खाद के बारे में हमने बात की थी कि खाद क्या होती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी क्रॉप है, जो आपकी फसल है, उसके प्रोडक्शन में, उसके उत्पादन में किस प्रकार से वृद्धि हम कर सकते हैं, हम ये चीजें पढ़ रहे थे। हमने कहा कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? खाद का उपयोग कर सकते हैं। खाद क्या है? आपने कहा खाद एक ऐसी चीज है जो कि आपको नेचुरल चीजों से मिल रही है, जैसे कि आपने कहा पशुओं का जो मलमूत्र है या पौधे का जो अपशिष्ट है, उससे क्या होती है? खाद बनती है। कैसे खाद बनती है? सिंपल सी चीज है, आपने पढ़ा है, आपने कहा कोई भी चीज है, बचा हुआ भोजन ले लीजिए, ठीक है, जो पेड़ है, पेड़ की पत्तियां ले लीजिए, या फिर जो लकड़ी है सूखी हुई उसे ले लीजिए, या फिर आपने कहा कि जो पशुओं का मलमूत्र है उसे ले लीजिए। एक जगह पे आपने क्या कर दी है? डंपिंग कर दी है। अब आप कुछ टाइम बाद देखते हैं तो वो खुद ब खुद आपको खाद के रूप में मिलती है, बारीक मिट्टी जैसे आपको दिखाई देती है और वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कौन इन्हें खाद के रूप में परिवर्तित कर रहा है? आपने कहा इसी के आधार पर आपने अलग अलग प्रकार के खाद के बारे में बात की थी, ठीक है। आपने कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, दो अलग अलग चीजें यहाँ पर देखी हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं खाद के बारे में आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा खाद की क्या क्या विशेषता आपने पढ़ी है। आपने कहा कि जो खाद होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये मिट्टी की उर्वरकता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। उपजाऊ क्षमता समझते हैं आप लोग कि कोई मिट्टी है, उसमें कोई फसल कितने अच्छे से ग्रो हो रही है, ठीक है, और उसमें जो फली है वो कैसी लग रही है, उसी को आप क्या कहते हैं? उपजाऊ क्षमता कहते हैं मिट्टी की। नेक्स्ट आपने कहा कि कुछ मात्रा में पोषक तत्व भी इसमें शामिल होते हैं, जो कि मिट्टी की क्या करेंगे? पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ा लेंगे। ये मिट्टी की संरचना में भी क्या लाते हैं? सुधार लाते हैं। मिट्टी की संरचना में कैसे सुधार लाएंगे? जैसे कि आपने कहा अलग अलग प्रकार की मिट्टी आपने पढ़ी थी, सैंड, क्ले, लोम, आपने अलग अलग प्रकार की मिट्टी पढ़ी थी। आपने कहा कोई ऐसी मिट्टी है जिसकी जल धारण क्षमता बहुत कम है, कोई ऐसी मिट्टी है जिसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक है।
अब देखिए बहुत कम जल धारण क्षमता भी सही नहीं है, बहुत अधिक भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत कम जल धारण क्षमता होगी। जल धारण को समझते हैं आप लोग कि पानी मिट्टी में कितनी देर रुक रहा है, उससे आप जल धारण क्षमता कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा था जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं उनकी मोटाई कितनी है उस पर निर्भर करती है जल धारण क्षमता। एक आपके पास इस प्रकार की मिट्टी आई है, ठीक है, एक आपके पास इस प्रकार की मिट्टी आई है, एक आपके पास इस प्रकार की मिट्टी आई है जिसके पार्टिकल्स आपस में बहुत ही चिपके हुए हैं, ठीक है। अब आपने कहा जल धारण क्षमता को अगर आप समझते हैं, आपने कहा पानी आपने डाला और पानी इजीली क्या है, निकल जाता है। इस प्रकार से पानी इजीली क्या है, बाहर निकल गया। इसका मतलब इस मिट्टी की जल धारण क्षमता कम है, बहुत कम है। आपने कहा अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो पानी निकला तो है, लेकिन पानी को निकलने में टाइम लगेगा, क्योंकि क्या है, मिट्टी के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो कम है। इसका मतलब इसकी जल धारण क्षमता इससे अधिक होगी। अगर हम इसकी बात करें तो आपने कहा यहाँ पर अगर जल धारण क्षमता देखें तो सबसे अधिक जल धारण क्षमता आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं इनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो सबसे कम है, तो सबसे अधिक जल धारण क्षमता सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसकी है, इसकी है। उसके बाद किसकी है, इसकी है। उसके बाद किसकी है सबसे कम, आपने कहा इस वाली मिट्टी की है। तो यहाँ पर होता क्या है, आपको ये वाला अगर आप 1, 2 और 3 तीनों केस को देखेंगे, आपने कहा नंबर 2 वाला केस ठीक है, बीच वाली स्थिति में आता है। नंबर 1 और नंबर 3 की हम बात करें तो हमने कहा कि अगर यहाँ पर खाद को मिला दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने खाद को ऐड कर लिया है, जब आपने खाद को यहाँ पर ऐड किया तो ये क्या करता है, थोड़ी सी जल धारण क्षमता को बढ़ा देगा, क्योंकि बीच में जो स्पेस है वो फिल कर देता है, तो इसकी जल धारण क्षमता को ये क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। आपने यहाँ पर जब खाद को ऐड किया तो यहाँ पर क्या होगा, जो खाद है, खाद क्या है, आपने कहा जो आपको नेचुरल चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि घास फूस, जैसे कि पत्तियां होती हैं, वो भी क्या होती है, खाद का ही रूप होती हैं। आपने जब यहाँ पर उसे ऐड किया तो ये क्या करती हैं, जो जल है इसकी बहुत अधिक जल धारण क्षमता थी, लेकिन बीच बीच में आपने क्या किया, जब यहाँ पर खाद को ऐड किया है या फिर घास पत्ती को जब आपने ऐड किया तो इन्होंने क्या किया, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब किया, तो कुछ कुछ पानी यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। इससे क्या हुआ, बहुत देर तक बहुत अधिक पानी यहाँ पर नहीं ठहरेगा, क्योंकि कुछ पानी जो खाद है उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पानी बहुत अधिक देर तक रुक रहा था इस मिट्टी में, आपने खाद को ऐड किया, खाद ने कुछ पानी को एब्जॉर्ब किया, कुछ पानी को बाहर निकालने में सहायता की, ठीक है। जल धारण क्षमता थोड़ी सी कम हो गई है। यहाँ पर क्या हुआ, पानी बिल्कुल रुक नहीं रहा था, यहाँ पर खाद को आपने ऐड किया, खाद ने पानी को एब्जॉर्ब किया और पानी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कुछ टाइम के लिए क्या किया, होल्ड कर लिया है। जो जल धारण क्षमता है वो क्या हो गई है, अधिक हो गई है। तो यही आपको बताया गया है कि जब आप मिट्टी में खाद को ऐड करते हैं तो ये मिट्टी की संरचना में क्या करता है, सुधार लाता है। जैसे कि कार्बनिक पदार्थ चिकनी मिट्टी में जल भराव और जल निकासी से बचाता है, ठीक है। खाद पूरी तरीके से जैविक है, इसलिए खाद का उपयोग पौधे के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी पूरी तरह स्वस्थ है। खाद का उपयोग खेत के कचरे को पुनर्चक्रित करने का एक तरीका है। खेत का भी कचरा होता है, आपने पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे कि आप फसल को किस प्रकार से ग्रो कराएंगे। आपने कहा सबसे पहले आप खेत की सफाई करते हैं। खेत की सफाई कैसे आप करेंगे, आपने कहा जो भी वहां पर घास फूस होगी या फिर जो भी लकड़ियां वहां पर पड़ी होती हैं, पत्थर होते हैं, उन्हें आप रिमूव करते हैं। तो जो घास फूस है, जो लकड़ियां हैं, जो पत्ते हैं, वो सारा क्या है, खेत का कचरा है। इससे आप क्या कर सकते हैं, खाद को बना सकते हैं। तो क्या हुआ, वो जो कचरा है उसको आपने पुनर्चक्रित किया, खाद का निर्माण कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कंपोस्टिंग की, कंपोस्टिंग क्या है, और आपने कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में भी डिफरेंस को देखा था, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो कंपोस्टिंग जो है, आपने कहा खाद बनाने की जो प्रक्रिया है वो कंपोस्टिंग है, खाद को आप कंपोस्ट कह दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। वर्मी कंपोस्ट क्या है, आपने कहा खाद बनाने में जब आप यहाँ पर कृमि या अर्थवॉर्म का यूज कर रहे हैं तब आपने उसे क्या कहा, वर्मी कंपोस्टिंग कहा इस प्रक्रिया को, और इस खाद को आपने क्या कहा, वर्मी कंपोस्ट कहा। इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
ग्रीन मैन्योर में आपने कहा कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जिनका उपयोग हम खाद के लिए करते हैं, जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस को ऐड कर देता है। ग्रीन मैन्योर या हरी खाद आपने इसे कहा था। अब बात हमने की थी फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, उर्वरक की। हमने कहा कुछ केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स, इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? खाद की जगह किया जाता है। बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाते हैं, एकदम से आपको जो प्रोडक्शन है वो अधिक देखने को मिलता है। लेकिन आपको बताया गया था कि अगर हम फर्टिलाइजर्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये क्या करता है? मिट्टी को खराब भी कर सकता है। ठीक है, कुछ सावधानियां आपने देखी थी कि उर्वरक के साथ आप क्या क्या सावधानी यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, पढ़ लेते हैं एक बार। आपने कहा फार्मिंग प्रैक्टिस विच इन्वॉल्व नो यूज ऑफ artificial chemical, fertilizers, pesticides and completely release upon organic matter is known as organic farming। आपने कहा ऐसी फार्मिंग जहां पर किसी भी प्रकार के केमिकल या रसायन का उपयोग आप नहीं करेंगे, रसायन का छिड़काव नहीं करेंगे, और फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे, आप पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे, और कंप्लीटली आप ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर रहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इसी बात क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग? नेक्स्ट हमने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम सच एज क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आपको कहा जा रहा है कि अलग अलग स्टेप यहाँ पर यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैसे कि क्या क्या किया जाता है। क्रॉप रोटेशन, क्या होता है क्रॉप रोटेशन? सिंपल सी चीजें आप अपने घरों में देखते हैं, आपने देखा होगा कि आप एक फसल के बाद दूसरी फसल बोते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे कि अभी आपने गेहूं बोए हैं फिर आप सेकेंड टाइम भी गेहूं ही वहां पे बो देंगे। आप क्या करते हैं? क्रॉप रोटेशन करते हैं, यानी कि आप अलग अलग फसलों को वहां पर बोते रहते हैं टाइम टू टाइम। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या? सिंपल सी बात है, हमने कहा था अलग अलग जो प्लांट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है और उन्हें पोषक तत्वों की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वो भी अलग अलग होती है। आपने अलग अलग प्रकार की फसल वहां पर ग्रो कराई, एक कोई भी खेत है और आपने उस खेत में एक टाइम पे एक फसल बोई, फिर दूसरे टाइम पे दूसरी फसल बोई। इससे क्या होता है? अलग अलग प्रकार के जो पौधे होंगे उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी और इससे जो मिट्टी है, मिट्टी में जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो बनी रहती है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन आपने कहा इंटर क्रॉपिंग हो गया है, मिक्स क्रॉपिंग हो गया। मिक्स क्रॉपिंग में आप क्या करते हैं? एक साथ आप बहुत सारी क्रॉप को वहां पर क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं। इससे भी क्या फायदा होता है कि यहाँ पर जो क्रॉप होती है, अलग अलग प्रकार की क्रॉप अलग अलग पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपने क्या बोला? ऑर्गेनिक मैटर ही क्या होते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होते हैं, जैसे कि मैन्योर। ठीक है, क्या है मैन्योर? खाद, जिसके बारे में आपने बात की थी। आपने कहा बायो एजेंट सच एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? नीले हरे शैवाल, नील हरे शैवाल। बायो फर्टिलाइजर्स हो गए हैं नीम लीव्स एंड टर्मरिक एज आ बायो पेस्टिसाइड। सब देखिए आप क्या क्या चीजें यूज कर रहे थे। आप यहाँ पर फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे, ठीक है, नॉर्मल जो आप खेती कर रहे थे आप फर्टिलाइजर नहीं उर्वरक का यूज कर रहे थे, यहाँ पर आपने खाद का उपयोग किया है। ठीक है, आप क्या कर रहे थे? यहाँ पर बायो एजेंट ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पर बायो पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर पेस्टिसाइड का यूज हो रहा था, कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा था। कीटनाशकों का छिड़काव जो जब आप कर रहे थे क्या थे? केमिकल थे। यहाँ पर बायो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। बायो पेस्टिसाइड का क्या मतलब है? कीटनाशक के लिए आप क्या क्या यूज कर रहे हैं? नीम की पत्तियां और टर्मरिक की पत्तियां। टर्मरिक को आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या? केमिकल आप कोई भी प्रयोग में नहीं लाएंगे, इससे जो मिट्टी है, जो सॉइल प्रोफाइल है वो बनी रहेगी और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? यहाँ पर इसे आप कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको बताई गई है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आपको कीड़ा दिखाई दे रहा है अर्थवॉर्म है, कृमि है। ठीक है, कृमि की मदद से आप क्या करते हैं? खाद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आपने ग्रीन लीफ मैन्योर बताई गई है, क्रॉप रोटेशन आपको दिखाया गया है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट दिखाई गया है, एनिमल हस्बेंड्री है, बायो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर आपके कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। अब एक एक करके हम जानेंगे क्रॉप रोटेशन क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, उससे पहले देख लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन को एक बार।
चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है, इसमें आप बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स की। ठीक है, क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न्स आपके पास आए हैं, यानी कि फसलों को ग्रो कराने के क्या क्या पैटर्न आपके पास यहाँ पर आए हैं। आपने कहा डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स आर यूज बाय अ फार्मर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। आपको फसल के उत्पादन में वृद्धि करनी है तो कुछ क्रॉपिंग पैटर्न्स आपके पास आते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग की, इंटर क्रॉपिंग की और क्रॉप रोटेशन की। सबसे पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग आपके पास आती है। देखिए, शब्द से ही पता चल रहा है, यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही है और आपको अलग अलग यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, पौधे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मूली के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये प्याज के पौधे लगे हुए हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ब्रोकली दिखाई दे रही है। ये आपको धनिया दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक साथ आप अलग अलग क्रॉप को यहाँ पर ग्रो करा रहे हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। आपने कहा इट इज द क्रॉपिंग पैटर्न which two or more crops are grown together in the same field। आप एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा the main aim of this cropping method is to ensure some yield even if one of the crops fail to grow properly। यानी कि इनमें क्या हुआ, आपने एक ही खेत में अगर अलग अलग क्रॉप को उगाया है, इनमें से कोई एक क्रॉप ठीक से ग्रो नहीं भी हो पाती है, लेकिन बाकी सारी जो क्रॉप है वो आपको कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्शन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही क्रॉप को अगर वहां पे ग्रो किया है वही नहीं हुई तो आपको कुछ भी यहाँ से नहीं होता है। नेक्स्ट आपने कहा द सीड ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स आर कंबाइंड एंड प्लांटेड टुगेदर। अब एक ही फील्ड में आप बो रहे हैं तो एक ही फील्ड में आप क्या करेंगे, साथ ही उन बीजों को बोएंगे और उन्हें ग्रो करवाएंगे। सेम फर्टिलाइजर्स आर यूज फॉर ऑल द क्रॉप्स। आप यहाँ पर जो भी बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो सेम ही होंगे। एग्जाम्पल आपके पास है वीट एंड ग्राम। आपने देखा होगा हमारे घर में गेहूं के साथ आप दालें भी बोते हैं। ठीक है, वीट एंड मस्टर्ड। आप गेहूं के साथ आपने सरसों के पौधे भी देखे हैं, बीच बीच में सरसों के पौधे होते रहते हैं। ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताए गए हैं इसके मिक्स क्रॉप के। क्या चीजें आपने देखी, मिश्रित फसल में आप क्या आपने देखा, यह एक फसल पैटर्न है जिसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में साथ में उगाया जाता है। इस फसल पद्धति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई फसल ठीक से विकसित नहीं हो पाती है तो भी कुछ फसल ठीक हो जाएगी। यानी कि आपने कहा कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने 4 फसलों को उगाया, 4 में से एक फसल ठीक से ग्रो नहीं भी होती है तो 3 आपके पास आ जाती है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ उत्पाद मिल जा रहा है। विभिन्न फसलों के बीजों को मिलाकर एक साथ रोपा जाता है। सभी फसलों के लिए समान उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है गेहूं और चना, गेहूं और सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी। ये आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन होता है, आप लोग बोते हैं इन दालों को साथ में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इंटर क्रॉपिंग की बात करते हैं। क्या होता है इंटर क्रॉपिंग, आपने कहा it is a cropping method in which 2 or more crops are grown together in a field but in a specific pattern। आपने कहा यहाँ पे भी क्या होता है, दो या दो से अधिक फसलों को आप साथ बोते हैं, लेकिन एक पैटर्न क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, अलग सा होता है। नेक्स्ट आपने कहा द सीड ऑफ दिस क्रॉप्स आर नॉट कंबाइंड बिफोर प्लांटेशन। क्या चीज आपको बताई गई है कि यह एक फसल पद्धति है जिसमें खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है, लेकिन एक विशिष्ट पैटर्न में उगाया जाता है और रोपण से पहले इन फसलों के बीजों को मिश्रित नहीं किया जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सारे बीज मिक्स किए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने गेहूं और सरसों को देखा, तो गेहूं और सरसों में एक बारी के लिए क्या हो सकता है कि आपने गेहूं के साथ ही सरसों मिक्स कर लिया और आपने पूरा बो दिया, या गेहूं के साथ आपने चने मिक्स की और आपने दोनों को साथ ही बो दिया। यहाँ पर जो आपके पास इंटर क्रॉपिंग आती है, आपको कहा गया है कि यहाँ पर बीजों को साथ में मिक्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, बोथ द क्रॉप्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑन रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, दोनों फसलों में अलग अलग प्रकार के उर्वरकों का यूज करेंगे जिस हिसाब से उन्हें आवश्यकता है। दोनों में डिफरेंट देख लीजिए, जो मिक्स क्रॉपिंग है और जो इंटर क्रॉपिंग है, दोनों में डिफरेंस आपने क्या देखा, आपने कहा कि जो मिक्स क्रॉपिंग थी आपने सारे बीज को इकट्ठा साथ में मिलाया और साथ में बो दिया है। यहाँ पर आप अलग अलग बो रहे हैं। मिक्स क्रॉपिंग में आपने क्या किया था कि जो उर्वरक थे वो आप एक ही यूज कर रहे थे सारे फसलों के लिए। यहाँ पर आपने क्या किया, अलग अलग पौधों के फसलों के रिक्वायरमेंट या उनकी आवश्यकता के आधार पर आपने अलग अलग वहां पर क्या किए हैं, यूज फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं।
द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेथड इज टू इंश्योर द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप। क्या सबसे इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकतम उत्पादकता को सुनिश्चित करना, ठीक है। क्योंकि आप अलग से अगर ध्यान देंगे, आप अलग से बीजों को बो रहे हैं, आप अलग से वहां पर फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, तो आप अलग से हर एक क्रॉप पर ध्यान दे रहे हैं। तो क्या होगा, इससे जो उत्पादन है वो भी आपको अधिक मिलेगा। Since the crop have a different nutrient requirement, they would use maximum nutrient from the soil. आपको कहा गया है क्योंकि फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है, इसलिए वे मिट्टी से अधिकतम पोषक तत्वों का उपयोग करेंगे। आपने कहा एक खेत में आपने दो फसलें बो दी हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो दोनों के बीच कंपटीशन नहीं होगा न्यूट्रिएंट के लिए, पोषक तत्वों के लिए, क्योंकि अपने अपने पोषक तत्व वो लेते रहेंगे और आसानी से वहां पर ग्रो कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या बात की? डिजीज एंड पेस्ट वुड ऑल्सो नॉट इजिली स्प्रेड टू ऑल द क्रॉप्स। क्योंकि अलग अलग क्रॉप है, रिक्वायरमेंट उनकी अलग अलग है, जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, इसीलिए जो बीमारी है वो आसानी से स्प्रेड नहीं होंगी। एग्जाम्पल क्या है? सोयाबीन और मेज है, ठीक है, फिंगर मिलेट्स एंड कॉपेट्स। आपने क्या क्या एग्जाम्पल देखे हैं? सोयाबीन और मक्का, बाजरा और लोबिया। चलिए तो एक बार देख लीजिए और दोनों में क्या डिफरेंस है उसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला जो मेथड आपके पास आता है वो है क्रॉप रोटेशन। ये भी सिंपल है, आपने देखा है क्रॉप रोटेशन में सिंपली क्या आप क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेट कर लेते हैं। आपने क्या पढ़ा? इन दिस क्रॉपिंग मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर चूजन एंड इरिगेटेड ऑन द सेम प्लेस ऑफ लैंड सीक्वेंसली। आपको कहा गया है यह है क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट आपने कहा द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द सॉइल, क्लाइमेट एंड वाटर रिटेंशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। आपको ये कहा गया है कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो क्रॉप है क्रॉप को बोते हैं, इरिगेटेड करते हैं एक ही जगह पे, लेकिन सीक्वेंस वाइज। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आपके पास एक खेत है, आपने पहले उसमें गेहूं बोए, ठीक है, उसके बाद आपने गेहूं की कटाई की और उसके बाद उसमें आपने क्या कर दिया, धान को बो दिया है। एक ही प्लेस है और आप क्या कर रहे हैं, पैटर्न वाइज वहां पर जो फसलें हैं उन्हें ग्रो करा रहे हैं। हाउ इज क्रॉप रोटेशन यूजफुल? कैसे जो क्रॉप रोटेशन है वो यूजफुल होती है, आपको बताया गया है। इफ फार्मर्स ग्रो द सेम क्रॉप ऑन द लैंड फॉर लॉन्ग टर्म्स, द सेम न्यूट्रिएंट कीप ऑन depleting from the soil which leads to decrease in soil fertility। आपको कहा गया है आपने बार बार एक ही फसल को अगर उस खेत में उगाया, तो एक ही फसल है, उसे जो पोषक तत्व चाहिए वो भी सेम होते हैं, तो वो सेम ही पोषक तत्व, सेम ही न्यूट्रिएंट को सॉइल से लेते रहेंगे। इससे क्या होगा कि सॉइल यानी कि मिट्टी में उन पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, ठीक है। कमी हो जाएगी तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो क्रॉप का डेवलपमेंट है, जो फसल जो उग रही है वो कम हो जाएगी, आपको जो उत्पादन है वो कम वहां पर देखने को मिलेगा और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। यही तो है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, कि फसल कितनी अच्छे से ग्रो हो रही है उतनी अधिक मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है। इसका मतलब अगर आप एक ही फसल को बार बार बोते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा बट व्हेन क्रॉप विद अ डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर ग्रोन, द सॉइल न्यूट्रिएंट्स गेट एनरिच एंड द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज मेंटेन। आपको कहा गया है कि अब आपने क्या किया, पहले एक फसल को बोया फिर दूसरी फसल को बोया, इससे क्या हुआ कि मेंटेन हो गया, वहां पर जो पोषक तत्व हैं वो क्या हो गए, वहां पे बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि अलग अलग फसल क्या करेगी, अलग अलग पोषक तत्वों को क्या करेगी, वहां से कंज्यूम कर रही है। जब तक यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आपके पास क्या है, दो फसलें हैं, आपके पास दो फसलें हैं, पहले आपने ए को बोया फिर आपने बी को बोया, ए ने भी कुछ पोषक तत्व लिए, बी ने भी कुछ पोषक तत्व लिए, दोनों पोषक तत्व अलग अलग थे। तो जब आपने ए की कटाई की यहाँ पर और बी को बोया, तो बी क्या करेगा, अपने पोषक तत्वों को लेगा, तब तक जो ए ने यहाँ पर पोषक तत्व लिए हैं इनकी भरपाई भी होती रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो पोषक तत्व हैं वो यहाँ पर मेंटेन रहेंगे। नेक्स्ट आपने कहा डिफरेंट क्रॉप्स आर नॉट ससेप्टेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। नेक्स्ट आपने कहा प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन रोटेशन कैन लीड टू द बेटर यील्ड। आपको एक ही बात बार बार बोली जा रही है, सिंपल सी बात इतनी है, क्रॉप रोटेशन आप क्यों कर रहे हैं, ताकि जो पोषक तत्व हैं उनका बैलेंस बना रहे, उनका संतुलन बना रहे मिट्टी में।
क्रॉप रोटेशन अलाउ अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन द फील्ड। यानी कि क्रॉप रोटेशन से आप क्या करेंगे, जो फर्टिलाइजर्स हैं पेस्टिसाइड हैं उनके यूज को आप वहां पर कम कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? या आपके पास आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में आपको सिंपल वही चीज दिखा रखी है जो आप अपने घरों में देखते हैं कि आपने पहले एक फसल को बोया, उसके बाद उसकी कटाई की तो आपने दूसरी फसल को बोया, उसकी कटाई की तो फिर से आपने उस फसल को आप बो सकते हैं। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है, इसमें आप बात करेंगे वीड्स की। क्या होते हैं वीड्स? खरपतवार। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवार को निकालते क्यों हैं, यानी कि खरपतवार को अपनी फसल से रिमूव करने की क्या आवश्यकता है और रिमूव करने के क्या क्या मेथड वहां पर हो सकते हैं। तो खरपतवार क्या होता है, आपने किसी फसल को बोया, अब फसल के अलावा भी वहां पर कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, ऐसे पौधे ग्रो हो जाते हैं जिनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या करते हैं, उन अनावश्यक पौधों को रिमूव कर लेते हैं, जिसे कि आपने क्या कहा कि आप खरपतवार को निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? क्यों निकाल रहे हैं? सिंपल सी बात है कि उन खरपतवार को रखने के तो सब आपको कोई भी उत्पाद नहीं मिल रहा है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि उनको रखने का कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, बल्कि उनको अगर हम रखते हैं तो आपको कुछ नुकसान देखने पड़ते हैं, जैसे कि जो आपकी क्रॉप है और जो वीड है, जो खरपतवार है, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। किसके लिए? पोषक तत्वों के लिए, पानी के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, खरपतवार को जब आप निकालेंगे तो कंपटीशन वहां पर खत्म हो जाता है, आपकी फसल आसानी से ग्रो हो सकती है। क्लियर है इतना कि क्या होते हैं खरपतवार? चलिए तो पढ़ लेते हैं वीड्स क्या होते हैं और वीड्स को कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड आपके पास आते हैं। आपने कहा अलोंग विद क्रॉप समटाइम्स सम अदर प्लांट्स आल्सो ग्रोन अप व्हिच आर नॉट नीडेड, these are called weeds. Weeds can affect the crop as they utilize the nutrients from the soil that are meant to be used by the crop. आपने कहा क्या होते हैं खरपतवार? फसलों के साथ साथ कभी कभी कुछ अन्य पौधे भी उग आते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार फसल को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि वे मिट्टी से उन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं जिनका उपयोग फसलों द्वारा किया जाना चाहिए। तो कैसे आप क्या कर सकते हैं, वीड को कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ मेथड्स आपके पास आते हैं, जैसे कि आपने कहा वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द फील्ड दैट कैन किल देम एज दे डू नॉट हार्म एनी क्रॉप। आप यहाँ पर खेतों में खरपतवार नाशकों का छिड़काव कर सकते हैं और उन्हें क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी फसल के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, सेकंड आप क्या कर सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन आपने अपने घरों में देखा है, आपने कहा weeds can be uprooted manually by the farmer। आप देखते हैं कि किसान क्या कर सकते हैं, जो खरपतवारों को हाथ से भी उखाड़ते हैं। आपने देखा होगा खेतों में पूरी फसल होती है और लोग कुछ कुछ वहां से निकालते रहते हैं और उसका यूज वो क्या करते हैं, जो अपने पशु होते हैं, पशु के चारे के लिए भी कर सकते हैं। अगला मेथड क्या हो सकता है, द क्रॉप इज सोन टाइमली आर नॉट अफेक्टेड बाय वीड्स। आपको कहा गया कि समय पर बोई गई फसल पर खरपतवार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रॉपिंग सजेस्ट अ क्रॉप रोटेशन एंड अ इंटरक्रॉपिंग ऑल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ ग्रोइंग वीड्स। नेक्स्ट लाइन में आपको क्या कहा गया कि फसल के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके, जैसे कि फसल चक्र का सुझाव मिलता है और अंतर फसल लगाने से खरपतवार बढ़ने की संभावना भी कम हो जाती है। आपको कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन से यहाँ पर जो खरपतवार है उनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड यहाँ पर हो जाती है। तो आप खरपतवार को क्यों पढ़ रहे हैं, किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? इससे पहले आप क्या पढ़ रहे थे, आप फसल को उगाने के अलग अलग तरीकों के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो फसल की पैदावार है उसे बढ़ा सकते हैं। आप वीड्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अब आप बात कर रहे हैं फसल के उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो फसल की ग्रोथ को क्या करते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले खरपतवार आप पढ़ चुके हैं। आप बात करेंगे कीट की और आप बात करेंगे कुछ डिजीज की जो कि पौधों में यहाँ पर लगती हैं। ठीक है, हेडिंग आप समझ जाएंगे कि आप क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। अगर आप मैन्योर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं,
अगर आप क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये किस हेडिंग के अंतर्गत आता है। अगर आप खरपतवार यानी कि वीड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये किस हेडिंग के अंतर्गत आता है। तो एक बार देखिए खरपतवार क्या होते हैं और इनको नियंत्रित करने के क्या क्या तरीके होते हैं। चलिए, ये हमने बात की है किसकी, वीड्स की, खरपतवार की। अब नेक्स्ट आपके पास आते हैं कीट यानी कि पेस्ट। अब पेस्ट क्या होते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि पूरी फसल को ही खराब कर लेते हैं। तो पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड आपके पास आए। आपने कहा सेवरल इंसेक्ट एंड पेस्ट कैन अफेक्ट द क्रॉप इन डिफरेंट वेज। जो पेस्ट आपके पास आते कीट होते हैं वो अलग अलग तरीकों से क्या कर सकते हैं, फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे दे कैन कट द पार्ट्स ऑफ क्रॉप लाइक फ्रूट्स, लीफ एंड स्टेम। क्या करते हैं ये कि ये फसल के कुछ हिस्सों को जैसे फल, पत्ते और तनों को काट सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जो फसल होती है उसके जो पौधे होते हैं उनके जो तने होते हैं वो तने कट जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इंसेक्ट उन तनों को काट देते हैं, पूरी फसल वहां पर क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जैसे कि ये क्या कर सकते हैं, दे कैन गेट इनटू द स्टेम एंड रूट ऑफ द प्लांट। ये पौधे के तने और जड़ों में जाते हैं और अंदर ही अंदर उन्हें क्या कर लेते हैं, खोखला कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, अंदर से खोखला हो जाएगा तो जो प्लांट है उसकी डेथ वहां पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आता है, आपने कहा दे suck the cell sap of the plants and hence destroy them। ये क्या कर सकते हैं कि पौधे की कोशिका का रस चूसते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। इन शॉर्ट ये क्या होते हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है फसल के लिए वो क्या होती है, ये कीट ही होते हैं, इंसेक्ट ही होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं पेस्टिसाइड की और इंसेक्टिसाइड की। ठीक है, क्या कहते हैं, कीटाणु को मारने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग आप करते हैं सबसे पहले। तो सेकंड मेथड आपके पास क्या आता है, क्रॉप शुड बी चेक टाइमली टू इंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट द पेस्ट। टाइम टू टाइम क्या करना, सुनिश्चित करना चाहिए कि फसल पर कोई कीड़ा तो नहीं लग गया। कभी कभी क्या होता है कि फसलों पर कीड़े लग जाते हैं और पता नहीं चलता है। जब तक आप एनालाइज करते हैं अपनी फसल को तब तक पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या आ सकता है, यूज ऑफ इफेक्टिव क्रॉपिंग मेथड सच एज क्रॉप रोटेशन इंश्योर इंसेक्ट मैनेजमेंट इन द फील्ड। अब आप एक चीज बार बार देख रहे हैं कि फसल चक्र जैसी प्रभावी फसल पद्धतियों का उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, सम टाइम समर प्लगिंग इज ऑल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड्स एंड पेस्ट। कभी कभी क्या होता है, ग्रीष्मकालीन जुताई का उपयोग खरपतवार और कीटों को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो ये आपने पढ़ा किसके बारे में, पेस्ट के बारे में, कि पेस्ट किस प्रकार से फसल को बर्बाद कर सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड होते हैं कि जिससे कि हम इंसेक्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये आप पढ़ रहे थे कि फसल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। अगले कारक की अगर हम बात करेंगे तो आप बात करेंगे डिजीज की, यानी वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं पेस्ट के अलावा जो कि पौधों को यहाँ पर प्रभावित करती हैं। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो देखिए, हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जनरल टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। सारी चीजें आप देखते चले आ रहे हैं, बस यहाँ पर चैप्टर में आप सिस्टमेटिक वे में देख रहे हैं कि किस प्रकार से फसल को आप उगाते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें इन्हांसमेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।